हेलो बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करने हैं अष्टविध परीक्षा। अष्टविधि परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अधिकतर 10 नंबर में पूछा था, कई बार पूछा गया और कई बार पूछने के चांसेस हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखने के लिए भी बहुत कुछ हो जाता है। ठीक है, इसका एक श्लोक है, वो याद करें। रोग क्रांत शरीरस्य अष्ट स्थानों परीक्षित, नाड़ी मल मूत्र जीवा धृक, नाड़ी मल मूत्र जीवा धृक, शब्द स्पर्श आकृति। इस तरीके से इसका श्लोक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहली क्या, नाड़ी परीक्षा। प्रकोष्ठ में अंगुष्ठ के मूल पर स्थित संरक्षणी धमनी, मतलब रेडियल आर्टरी, वही प्रकोष्ठ धमनी की चेष्टा गति स्पंदन से शरीर की रोग आरोग्य की परीक्षा करनी चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या कहा गया, रेडियल आर्टरी को पलटेट करके हमें यह पता करना चाहिए कि ये शरीर में कोई रोग है या नहीं है। अब हम लोग कैसे पता करेंगे रोग है या नहीं, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाड़ी परीक्षा के का पूर्ण विश्राम अवस्था में करनी, मतलब नाड़ी परीक्षा करनी है तो रोगी एकदम मतलब रेस्ट, बिल्कुल प्रॉपर रेस्ट पोजीशन में होनी चाहिए। निषेध काल सुबह और शाम करनी है, बाकी जितने भी काल हैं निषेध हैं। ठीक है, निषेध काल में आप जो मर्जी हो वो लिखो, खाली सुबह 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 करनी है, प्रातः काल करनी है। ठीक है, प्रातः काल और खाली पेट करनी है। ठीक है, सुखपूर्वक बैठकर चिकित्सक अपने हाथ में रोगी की कोहनी को टिकाकर उसकी अंगुलियां फैलाकर नाड़ी परीक्षा करनी चाहिए। मतलब उसके बिल्कुल हाथ बंधे नहीं होने चाहिए, हाथ बिल्कुल खुले हुए होने चाहिए और आराम से उसका जो हाथ ले और अपनी कोहनी के ऊपर रख ले और आराम से कर ले। अपनी तीनों अंगुलियों को नाड़ी से दबाकर छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार 3 बार परीक्षा करनी चाहिए। नाड़ी परीक्षा एक बार नहीं करनी है, कितनी बार करनी है, 3 बार रिपीट करनी है। ठीक है, नाड़ी में अगर कोई विकृति, अगर नाड़ी परीक्षा में कोई विकृति आ रही है तो दूसरे हाथ की भी नाड़ी परीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं विकृति आ रही है, नॉर्मल आ रही है, तो एक करके आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, नाड़ी परीक्षा की नाड़ी परीक्षा का उपदेश एवं निरंतर अभ्यास से होती है। देखो, नाड़ी परीक्षा ऐसा नहीं है कि हर किसी को आ जाए। हमारे जो आचार्य थे वो कर पाते थे, अब आजकल बहुत कम लोग हैं जो कर पाते हैं रियली। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, नाड़ी का संबंध हृदय के साथ होता है, अर्थात हृदय जितनी बार संकुचन करता है, यानी कि जितनी बार सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है, उतनी बार हमारी जो कंपन होता है वहाँ पर मॉडर्न में अगर कोरिलेट करें तो पल्स से कोरिलेट कर सकते हो कि पल्स हाई है, पल्स लो है, तो उससे हम लोग फीवर का पता लगा लेते हैं। ठीक है, हृदय व्यान वायु की प्रेरणा से रक्त को संपूर्ण शरीर में विक्षापित करता है। मतलब हृदय जो होता है व्यान वायु, यहाँ पर बताया गया आयुर्वेद में, व्यान वायु की मदद से पूरे शरीर में रक्त को पहुँचाता है। ठीक है, संकोच के समय ब्लड को वेसल्स में विस्थापित करता है तथा एक लय अर्थात एक निश्चित मात्रा में होता है। मतलब एक निश्चित मात्रा में ही उसका सिस्टोलिक होगा, एक निश्चित मात्रा में डायस्टोलिक होगा। ठीक है, रोग अवस्था में विक्षेपण क्रम लय की मात्रा प्रभावित हो जाती है। मतलब यहाँ पर जितना भी हार्ट का जो मतलब पंपिंग कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाती है। ठीक है, आयुर्वेदिक में नाड़ी का विस्तृत वर्णन 13वीं शताब्दी में आचार्य षडंगर ने दिया। नाड़ी परीक्षा देखो, वैसे तो अष्टविध परीक्षा योग रत्ना करने ली, लेकिन नाड़ी परीक्षा का विस्तृत वर्णन किसने किया, आचार्य षडंगर ने किया। ये एमसीक्यू आ सकता है, तो नाड़ी परीक्षा का विस्तृत वर्णन किसने दिया, बच्चे योग रत्नाकर मार के आएंगे, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ के आते हैं अष्टविध परीक्षा मतलब योग रत्नाकर इसके आंसर होंगे, लेकिन इसका आंसर होगा षडंगर। ठीक, आचार्य षडंगर। स्वस्थ पुरुष की नाड़ी स्थिर, सम और बलवान होती है। स्वस्थ पुरुष की नाड़ी कैसी होती है, स्थिर होगी, सम होगी और बलवान होगी। ठीक है, परीक्षा नाड़ी में अगर हम लोग मॉडर्न वाला देखें तो रेट देखते हैं, रिदम देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं। दोष के अनुसार नाड़ी, अब अगर किसी को बात रोग है तो बाद में कैसी हुई, सर्ववत, जलोकावत, यानी सर्ववत मतलब सांप की, जैसे सांप चलता है उस तरीके की, और जलोकावत जैसे होता है लीच कभी शरीर के ऊपर चली हो तो उस तरीके से चलेगी। पित्त में क्या होगी, कुलीन यानी मेढक की तरह चलेगी, उछल उछल के, मतलब उछल उछल चलेगी। परीक्षा भाव में हम लोग क्या क्या देखेंगे, परीक्षा भाव में देखेंगे रेट होंगे, रिदम देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे। और वात नाड़ी में कैसा होगा, अधिक में मतलब अगर वात बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, प्रोमिनेंट वात का प्रकोप हो गया तो सर्ववत या जलोकावत चलेगी। जलोका मतलब लीच की तरह चलेगी। अगर पित्त बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो गया तो किस तरीके चलेगी, कुलीन मतलब गोरैया की तरह चलेगी या फिर मेढक की तरह चलेगी। कफ अगर बढ़ गया तो हंसवत या पारावत, मतलब हंस की तरह फुदुक फुदुक कर चलेगी, या पारावत मतलब कबूतर की तरह चलेगी, मंद गति से चलेगी। ठीक है, मरण सूचक नाड़ी मतलब किस तरीके से आप पता लगाएंगे, आदमी अब जाने वाला है उसकी नाड़ी को देखकर। स्थान व्यस्त मतलब जहाँ पर होनी चाहिए वहाँ पर है ही नहीं। अर्धशीत मतलब आधी ठंडी है आधी गर्म है। इस शीत स्पर्श मतलब बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई नाड़ी, तो आप समझ जाओ कि यह मनुष्य जाने वाला है। वातिक नाड़ी कैसी होगी, फास्ट होगी, अगर मॉडर्न से कोरिलेट करके देखें, फास्ट होगी, रिड्यूस वॉल्यूम होगी, रिड्यूस एम्पलीट्यूड होगी। ठीक है, अगर पित्तर नाड़ी देखें, रैपिड होगी, नॉर्मल रिदम होगी, वॉल्यूम इसकी लेस होगी, एम्पलीट्यूड बड़ा मिलेगा। ठीक है, जंपिंग टाइप की होगी। कफज नाड़ी नॉट रैपिड रिदम, लेकिन इसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ मिलेगा, एम्पलीट्यूड नॉर्मल मिलेगा, वॉकिंग नाड़ी है। संख्या कितनी बताइए, 70 से 80 पल्स पर मिनट नॉर्मली अगर देखा जाए, 70 से 80। देखो कई किताबों में कई वेरिएशन दिए गए हैं, तो मैंने एज अ एवरेज अपने हिसाब से लिखा है, कई किताब में हो सकता है अलग भी दिया गया हो। ठीक है,
एक्सपायरेशन रेट की बात करें तो कई किताबों में 12 से 18 दिया गया, कई की किताबों में 14 से 18 दिया, किसी में 12 से 16 दिया गया, तो सबका अलग अलग है, तो उस हिसाब से वो ज़्यादा एज मतलब एज MCQ बनेगा नहीं। 1 डिग्री अगर आपका टेम्परेचर राइज़ करता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पर सेल्सियस नहीं है भाई, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर राइज़ करता है तो 10 पल्स राइज़ करते हैं। अगर किसी का 99 डिग्री बुखार है, 99 डिग्री बुखार है तो उसकी पल्स 100 होगी। अगर उसका उसी को बुखार अगर 100 डिग्री हो जाता है तो उसकी पल्स 110 होगी। तो इस तरीके से अगर आपके पास नहीं है नापने वाला बुखार तो आप पल्स को भी देख कर पता लगा सकते हैं उसको कितना डिग्री बुखार है, ठीक है। लय मतलब रिदम कैसी चलेगी, स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी कैसी होगी, नियमित चलेगी, और दोष प्रकोप होने पर अनियमित चलेगी। देखो बात बताई थी, बात में कैसे चलेगी, पित्त में कैसे चलेगी और कफ में कैसे चलेगी, वो सारा बता दिया आपको लोगों को, ठीक है। उसका मॉडर्न कोरिलेशन भी बताया। नाड़ी की शक्ति उस पर पड़ने वाले अंगुलियों के दबाव से पता चलता है, ठीक। यदि नाड़ी गुरु हो तो चिकित्सक को नाड़ी बल देखना चाहिए। ज्वर, अतिसार आम बात, और रक्तचाप में कैसी होती है, बढ़ी हुई बोली। नाड़ी का स्पर्श मृदु और शीत हो सकता है, ठीक है। अब इसके सेकंड वाला इस्तेमाल करें, नाड़ी के बाद मूत्र इस्तेमाल करते हैं, तो मूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूत्र अकेला 5 नंबर में कभी पूछ लिया जाता है। तेल बिंदु परीक्षा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनेक प्रकार के मल पदार्थ जो कि धातु पाक से उत्पन्न होते हैं, उनका बहुत सा अंश मूत्र रूप में शरीर से बाहर निकलता है। अतः मूत्र में विभिन्न मल पदार्थों की उत्पत्ति को देखकर धातु अग्नि पाचन का अनुमान लगाया जा सकता है। मूत्रवास स्रोतस में होने वाली सब प्रकार की विकृति का ज्ञान भी मूत्र परीक्षा द्वारा किया जा सकता है। मतलब जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं UTI से रिलेटेड, उनको भी आप यूरिन एग्जामिनेशन करके पता लगा सकते हैं। जैसे किडनी में स्टोन वगैरह हो गया तो वो भी यूरिन एग्जामिनेशन से पता चल जाता है, ठीक। शरीर में कुपित हुए दोषों का ज्ञान मूत्र परीक्षा के द्वारा भी किया जाता है, क्योंकि अगर दोष कुपित होंगे तो कहीं ना कहीं दोष अपना लक्षण दिखाएंगे मूत्र में भी। परीक्षा भाव इसमें क्या क्या देखते हैं, कलर देखते हैं, pH देखते हैं, कलर pH, ऑर्डर और डेंसिटी। अगर हिंदी में बात करें तो हम लोग गंध देखते हैं, अम्लता देखते हैं, वर्ण देखते हैं और घनत्व देखते हैं, मतलब घनी हुई है या नहीं है। अगर हम लोग मॉडर्न में अगर इसका कोरिलेशन देखें तो मॉडर्न में हम लोग ब्लड देखते हैं, ब्लड देखते हैं, वाइल सॉल्ट देखते हैं, शुगर देखते हैं, यूरिया देखते हैं, फॉस्फेट देखते हैं। ये तो हमने फिजिकल एग्जामिनेशन कर ली। अब बात करें केमिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, ब्लड का टेस्ट करते हैं, देखेंगे हीमेटो यूरिया वाला कंडीशन तो नहीं आ गई, बाइल सॉल्ट तो नहीं ज़्यादा आ रहे हैं यूरिन में, कहीं शुगर तो नहीं आ रही है, प्रमेय में शुगर आने लगती है, यूरिया तो नहीं आ रही, यूरिमिया हो गया वो, फॉस्फेट तो नहीं आ रहा है, ठीक है। माइक्रो क्रिस्टलाइन टेस्ट, या तो हम लोग माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में हम लोग क्रिस्टल देखते हैं या बैक्टीरियल कल्चर देखते हैं। अगर हो सकता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तो आप उसका कल्चर कर लीजिए, बैक्टीरिया को ग्रो कर लीजिए मीडियम प्रोवाइड करके, फिर आप टेस्ट कर लीजिए कि इसमें क्या है, ठीक है। उसका मूत्र की मात्रा देखो, स्वस्थ व्यक्ति में 750 ml से 2.5 लीटर होती है। अगर तल पदार्थ का बहुत अधिक सेवन करना, मतलब बहुत ज़्यादा पेप्सी पी रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब लिक्विड वाला सब्सटेंस खा रहा है तो मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी। और शीत ऋतु में मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि ठंड में आदमी पानी तो मान लो 1-1.5 लीटर पीता है और पसीना वसीना निकलता नहीं है तो मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी। ग्रीष्म ऋतु में क्या पानी ज़्यादा पीता है आदमी की स्वेटिंग भी होती है तो मूत्र की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। वात प्रकोप होने पर बार मूत्र त्याग करेगा, अल्प मूत्र त्याग करेगा, वेदना के साथ मूत्र त्याग करेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वो पूछता है दोषों के अनुसार मूत्र विकृति लिखिए, दोषों के अनुसार भी पूछ लेता है। तो बार मूत्र त्याग करेगा, अल्प मूत्र त्याग करेगा, वेदना के साथ मूत्र त्याग करेगा, तो क्या हो गया, वात प्रकोप हो गया। अगर दाह के साथ मूत्र त्याग कर रहा है और तृष्णा और प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है तो पित्त प्रकोप हो गया, और साथ में ज्वर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। कफ प्रकोप होने पर क्या होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, बॉडी में, और मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी। समरी अगर बात करें तो बाद में शूल होगा, पित्त में दाह होगी और कफ में शोथ होगा, मतलब इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है। इतना मतलब एटलीस्ट ऊपर वाला सारा याद करो तो समरी याद कर लो, ठीक है। मूत्र की गंध कैसी होती है, कटुगंध। पर्याप्त मात्रा में मूत्र त्याग करने पर कटुगंध होती है। अगर पर्याप्त मात्रा में मूत्र त्याग ना करने पर, मतलब आपने टॉयलेट बहुत समय तक रोक रखी है तो कैसी होगी, तीक्ष्ण गंध हो जाएगी। मूत्र की मात्रा अगर बढ़ रही है तो पीलापन घट जाएगा, अगर मूत्र की मात्रा कम हो रही है तो पीलापन बढ़ जाएगा। अगर वात प्रकोप होता है तो काला मूत्र होगा, पित्त होगा तो हरा और पीला होगा, और कफ होगा तो शुक्ल या सफ़ेद वर्ण का मूत्र त्याग होगा। अगर बात करें कंसंट्रेशन की तो स्वच्छ होता है, एकदम पारदर्शी होता है। अगर मूत्र आप करेंगे तो एकदम वाइट होगा और पारदर्शी होगा। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग वाटर के बराबर होती है, 1.02 से 1.025। वाटर की तो ये 1.00 होती है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक। पीएच की बात करें तो पीएच में हल्का सा ही स्लाइटली एसिडिक होता है। इसका पीएच है 6.8, मतलब लगभग वाटर के करीब है, लेकिन हल्का सा एसिडिक है, ठीक है। तेल बिंदु परीक्षा की बात करें, रात्रि के अंतिम पहर यानी अर्ली मॉर्निंग में 3 से 4 AM रोगी के मूत्र को कांच के पात्र में संचित कर लें। चिकित्सक को रोगी के मूत्र की मध्य धारा लेना चाहिए। उसके बाद सूर्योदय होने पर मूत्र की परीक्षा करनी चाहिए। माचिस की तिल्ली के द्वारा कांच के पात्र में रखे हुए मूत्र पर डालते हैं और देखते हैं, क्या देखते हैं, माचिस की तिल्ली से हमने क्या करें,
तेल बिंदु परीक्षा हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। रात्रि के अंतिम पहर मतलब सुबह के 3-4 बजे रोगी को उठाना है। रोगी को उठाने के बाद उसे टॉयलेट करानी है। टॉयलेट की कौन सी मध्य धारा लेनी, थोड़ा कर ले, फिर मध्य धारा ले लेंगे। मध्य धारा को लेने के बाद हमने क्या करना है, उसका ऑब्जर्वेशन करना। ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे, तेल एक कांच की शीशी में लेंगे, तेल की बूंद माचिस की तिल्ली से उस पर डालेंगे। तो माचिस की तिल्ली से हमने तेल की बूंद डाली, चारों तरफ फैल गई तो रोग कैसा हो गया, सुख साध्य है, मतलब ईजिली क्योरेबल हो जाएगा। अगर चारों तरफ नहीं डूबी, एक जगह ठहर गई, ऊपर ही ठहरी हुई है, नीचे नहीं डूबी हुई है, ऊपर की ओर ठहरी हुई है, तो कृच्छ साध्य होगा, मतलब क्यूरेबल विद डिफिकल्टी होगा। अगर डूब गई तो फिर रोग असाध्य है, उसकी चिकित्सा हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यही है, इसी को आप मैंने डायग्राम के माध्यम से समझाया, आप इसी को थ्योरी पार्ट में लिख सकते हैं। डायग्राम से समझाएंगे तो टीचर 6 नंबर देगा, ठीक है। पुलिस परीक्षा के देखें तो जठराग्नि की क्षमता एवं विषमता का ज्ञान पुलिस की परीक्षा के द्वारा होता है। मात्रा, पुलिस की मात्रा डिपेंड करती है, पुलिस की मात्रा डिपेंड करेगी आहार कितना कर रहे हो, जो ज़्यादा करेगा उसका ज़्यादा होगा, जो कम करेगा उसका कम होगा। वात अगर हो गई है तो वात में क्या होगा, मात्रा कम हो जाएगी, लेकिन बार बार सूट के साथ आदमी करेगा। पित्त में क्या होगा, मल द्रव, मतलब बिल्कुल पतला पतला मल त्याग करेगा और दहा होगी। कफ में क्या होगा, मात्रा बढ़ जाएगी और श्वेत वर्ण का मूत्र त्याग मतलब करेगा। गंध के तहत दुर्गंधित होना पित्त जन रोग पर विशेषता निर्भर करता है। अगर कोई किसी को पुरुष बहुत दुर्गंधित हो रहा है तो कहीं ना कहीं पित्त विकार को रिलेशन है। संगठन प्राकृतिक पुरुष, मतलब बंधा हुआ मल मुलायम निकलेगा, वो प्राकृतिक है, और बाकी अगर किसी और तरीके का निकल रहा है तो वो अप्राकृतिक है। शुष्क होने पर कॉन्स्टिपेशन और डायरिया हो जाता है, ठीक है। अभिमंद और अतिसार हो सकता है। पुलिस परीक्षा की बात करें तो पुलिस साम निराम परीक्षा, जल निमंजन परीक्षा या जल तरण परीक्षा, इनमें से किसी की एक नंबर, अगर अच्छा पेपर बनाना हो तो कोई भी एक नाम डाल के आपसे 5 नंबर में पूछ लेगा कि जल निमंजन परीक्षा क्या है, जल तरण परीक्षा क्या है और पुलिस साम निराम परीक्षा क्या है। नॉर्मली पुलिस साम निराम तो आप लोग वैसे भी समझ जाओगे, जल विमंजन और जल तरण परीक्षा बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो वही ये पुलिस के लिए, ठीक है। देखो अगर आपने जो स्टूल आपका है उसको अगर पानी में डाल के देखा, ठीक है, नॉर्मली अगर वो तैर रहा है, ठीक है, तो तैर रहा है तो कैसा है, निराम है, मतलब आम से रहित है, ठीक ठाक है। अगर वो डूब गया तो सामयुक्त है, जल में डूब जाता है। तो जीवा परीक्षा, जीवा की मतलब जीवा परीक्षा कैसे करते हैं, जीव को देखकर हम लोग पता लगाते हैं कि जीआईटी से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर वात प्रकोप हुआ तो जीव जो होगी हल्की सी फटी हुई होगी और ड्राई और पिगमेंटेड होगी। अगर पित्त प्रकोप हो गया तो कैसी हो जाए, लाल जीव हो जाएगी, बिल्कुल मतलब बुखार वगैरह आता है तो जीव देखते हैं डॉक्टर एकदम लाल हो जाती है, ठीक है। सन्निपातज, अगर सभी दोष प्रकोप हो रखे हैं तो जली हुई कृष्ण वर्ण की और खर स्पर्श मतलब खर हो जाएगी। निराम रोग हुआ तो साफ और ताम्र वर्ण की होगी। कई रोगों में जीवा का वर्ण बदल जाता है, जैसे पांडु रोग में पांडुर वर्ण की हो जाएगी और कामला रोग में पीत वर्ण की हो जाएगी। पीत मतलब पीली हो जाएगी, पांडुर मतलब सफ़ेद और हल्की सी पीली मिक्सअप हो जाएगी। टाइफाइड फीवर में आप देखोगे, टाइफाइड फीवर जब आपके पास पेशेंट आएगा तो उसकी जीभ अगर आप निकलवा के देखोगे, डॉक्टर साहब जीभ देखते हैं कि ये टाइफाइड फीवर तो नहीं है। वी शेप्ड कोटिंग आ जाती है, ठीक है, ये देखो जो बनाएगी वी शेप, किनारे पर लाल और बीच में मल आवृत सफ़ेद रंग की हो जाएगी, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं अब शब्द परीक्षा। शब्द परीक्षा में क्या क्या है, आंध्र गुंजन है, संधि स्फुटन है, हृदय तथा फुसफुस के प्रकृत तथा व्यकृत स्वर है। कंठ कुंजन है, शरीर से उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक तथा व्यकृत स्वर को हम लोग शब्द परीक्षा के द्वारा करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करने वाले स्पर्श में पल्पिटेशन करते हैं, तो शरीर की शीतलता एवं उष्णता का करते हैं, शरीर की गुरुता एवं लघुता का करते हैं, शरीर की सलक्षणता एवं खड़ता का करते हैं, शरीर की मृदुता एवं कठोरता का करते हैं, ठीक है। शरीर की अवर्ता एवं उन्नता का भी करते हैं, ठीक है। इन सब का एग्जामिनेशन हम लोग स्पर्श परीक्षा के द्वारा करते हैं। शोथ, ज्वर, वक्ष, उदर और शाखाओं की परीक्षा भी हम लोग स्पर्श के द्वारा ही करते हैं। दृक माने अब देखने से कैसे परीक्षा करेंगे, आंखों को देखकर शरीर की प्रकृति एवं रोग की प्रकृति का अनुमान किया जा सकता है। आंखों को देख लें, आंख एकदम, अगर वात किसी का प्रकोप हुआ, मतलब वात प्रकोप के 80 रोग में से कोई रोग हुआ तो आंखें कैसी होंगी, अश्रुहीन, मतलब आंखों में बिल्कुल आंसू ही नहीं होंगे, ठीक है। अच्छी गुहा में धसी, मतलब जो आई बॉल है उस आई बॉल में धसी हुई में एकदम, मतलब आंखें धसी हुई होंगी, ठीक है। पित्त प्रकोप हुआ तो कैसी आंखें हो जाएंगी, पीली आंखें हो जाएंगी, ठीक है, पीली और या लाल हो जाएंगी, ठीक है। फोटोफोबिया मतलब प्रकाश असहनशीलता, मतलब प्रकाश को बिल्कुल सहन नहीं कर पाएगा और आंखें कैसी, आंखों में जलन सी महसूस होगी, ठीक है। तो पित्त प्रकोप हो गया, मतलब बुखार वगैरह उसे बीमारी है, इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं। कफ में क्या होगा, कफ अगर देखें आंसुपूर्ण, मतलब आंखों में एकदम आंसू से भरी हुई रहेंगी और नेत्रों का वर्ण परिवर्तित हो जाता है, मतलब नेत्र कैसे हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। नेत्र का वर्ण पांडु रोग में पांडुर वर्ण और कामला रोग में पीत वर्ण का हो जाता है। आकृति मतलब रोगी को ऊपर से नीचे तक देखते हो, उसका मतलब फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उसके देख के पता लगाओ कि उसको क्या बीमारी हुई है। स्वस्थ व्यक्ति का मुख प्रफुल्लित होता है, अगर मुख को देख के बात करें तो रोगी का मुख एकदम विषाद युक्त होगा, मतलब एकदम डिप्रेशन वाला, डिप्रेसिव टाइप होगा, ठीक है। शरीर के वर्ण की बात करें तो शरीर का अगर वर्ण की बात करें तो हाइपोक्सिया, मतलब अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो नील वर्ण का हो जाएगा। धातु क्षय हो गया, मतलब धातुओं की क्षय हो गया है तो काला मुँह हो जाएगा, एकदम काला काला, ठीक है। आम्लिक रोग हो गया, मतलब अम्ल पित्त वगैरह इस टाइप का रोग है तो हरित वर्ण का हो जाएगा। और कमला की बात करें, अगर आपको जॉन्डिस हो गई है तो हल्दी कितना हो जाएगा। अब पांडु होगा तो पांडु मतलब सफ़ेद, आदमी का सफ़ेद, हल्का सा सफ़ेद और पीला पड़ जाएगा शरीर।
अष्टविध परीक्षा की बात करेंगे। अष्टविध परीक्षा का महत्व क्या, आचार्य योग रत्नाकर ने अष्टविध परीक्षा में नाड़ी परीक्षा पर सबसे अधिक ध्यान दिया। इन्होंने कहा जैसे वीणा में लगी हुई जो तार होती है वो सभी रागों को मतलब बताती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो लगी हुई नाड़ी है वो सभी रोगों को बताती है। ठीक है, ये कहा आचार्य योग रत्नाकर ने। इन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया, नाड़ी परीक्षा पर दिया है। सर्वप्रथम सभी रोगों की परीक्षा नाड़ी, जीवाधृक एवं मूत्र आदि की परीक्षा करनी चाहिए, फिर रोग की चिकित्सा करनी। इन्होंने कहा पहले रोगी की चिकित्सा कर लो ढंग से, इसे मतलब नाड़ी, मल, मूत्र, जीवा, धृक, आकृति सारी परीक्षाएं कर डालो, उसके बाद फिर आप रोग की परीक्षा करो कि रोग कौन सा है। इन्होंने कहा जो चिकित्सक नाड़ी, जीवा, धृक, मूत्र आदि के लक्षणों को नहीं जानता, मतलब इन परीक्षाओं को करना नहीं जानता है, वो कभी भी रोगी को ठीक नहीं कर पाएगा और रोगी को मार डालेगा। ठीक है, यश को प्राप्त नहीं करेगा, मतलब उसको फेम नहीं मिलेगा, नेम और फेम नहीं मिलेगा उसे। ठीक है, इसका तो बड़ा नाड़ी आदि की परीक्षा के द्वारा अरिष्ट यानी रोगी की आयु शेष का पता चलता है। नाड़ी अगर आदि की परीक्षा कर रहे हो तो रोगी के अरिष्ट का लक्षणों का पता चलेगा। नाड़ी आदि की परीक्षा के द्वारा अनुक्त व्याधि यानी अगर नाड़ी की परीक्षा वगैरह कर रहे हो तो उससे आपको हिडन डिसीज के बारे में पता चल गया। ठीक है, एक है रोग परीक्षा और रोगी परीक्षा। रोग परीक्षा क्या, अब रोग और रोगी परीक्षा कभी 5 नंबर में अलग से पूछ लेता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रोग परीक्षा एंड रोगी परीक्षा। रोगी पर ही आश्रित होता, अतः रोग परीक्षा आश्रय परीक्षा है। मतलब जो रोग है वो रोगी पर ही तो है डिपेंड, क्योंकि ये रोग अकेला थोड़ी ना है, रोगी पर ही होता है, तो आश्रय परीक्षा है। आतुर रोगी शरीर का चिकित्सा के लिए कार्य कारण स्थान है। मतलब यहाँ पर ये भैया चिकित्सा किसकी करो, रोगी करोगे ना तो कार्य कारण स्थान है। रोग ज्ञान के 5 मैंने बताया, रोग ज्ञान के सिर्फ 5 हैं, निदान, पूर्व रूप, उससे संप्राप्ति। और रोगी परीक्षा के साधन कई हैं, आचार्य चरक ने 3 बताए हैं, 4 बताए हैं, 6 बताए हैं, 7 बताए हैं, 8 बताए हैं, 10 बताए हैं। ठीक है, बहुत सारे बताए गए। रोग परीक्षा के अंतर्गत रोगी की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन आता है। देखो इसमें रोग परीक्षा के अंतर्गत रोग की विभिन्न अवस्थाओं, मतलब रोगी नहीं सॉरी यहाँ पर रोगी की जगह रोग करने लगा। ठीक है, रोग की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन, मतलब संचय, प्रकोप, प्रशमन, मतलब क्रियाकाल की तरह इस तरीके से समझ सकते हो। इसमें रोगी की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन आता है, मतलब रोगी ये फर्स्ट स्टेज मतलब एक्यूट है, क्रॉनिक है, डिसीज वो आता है। पूर्व अवस्था में दोष समूर्चना को जाना जाता है। यहाँ मानसिक ज्ञान जानने के लिए सत्व एवं मनोबल परीक्षा की जाती है। ठीक है, उपसे के द्वारा गूढ़ लिंग व्याधियों जिनका लक्षण ना प्रकट हो उन व्याधियों की भी चिकित्सा